नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास की हम शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। आज की क्लास में हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अर्थात मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आज की क्लास में हम करने वाले हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करते हुए आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। और जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या कोई और अन्य परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? आप सभी को पता है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आरंभिक काल का मतलब है यहाँ पर आदिकाल। हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला काल था वो कौन सा काल था? आदिकाल। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? ये दिया है वीरगाथा काल। आप सभी को पता है। तो बढ़ते हैं आगे। अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल को अलग अलग नामों से पुकारा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। आदिकाल वैसे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया है। आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को भी आदिकाल कहना नकारा नहीं है। उन्होंने आदिकाल नाम भी स्वीकार किया है, लेकिन अपना उन्होंने नाम दिया है प्रवृत्ति के आधार पर वीरगाथा काल। ये आपको ध्यान रखना है। चारण काल कहने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन जी हुए हैं, और सिद्ध सामंत या काल कहने वाले राहुल सांस्कृत्यायन हुए हैं। तो एक एक जो प्रश्न उत्तरों के माध्यम से ही हम जितने भी आदिकाल के अलग अलग विद्वानों द्वारा दिए गए नाम हैं उनको हम करते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा वीरगाथा काल का कवि नहीं है, तो यानी कि आदिकाल का कवि इनमें से कौन नहीं है? तो चंद बरदाई जी भी आदिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। फिर नामदेव, जगनिक या फिर जो अगला कवि है मधुकर। तो इनमें से हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इनमें से हो जाएगा नामदेव। नामदेव क्योंकि भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। निर्गुण भक्ति काल में कबीरदास जी से भी पहले नाम आता है नामदेव जी का। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ यानी आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? ये आपको पता ही है, चंद बरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई। कबीरदास की भाषा क्या थी? तो कबीरदास की भाषा किस प्रकार की थी? ब्रज भाषा थी, कन्नौजी थी, या सदुकड़ी थी, या खड़ी बोली थी? ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सदुकड़ी। सदुकड़ी के यानी कि कई शब्दों के मेल से कबीरदास जी की भाषा का प्रयोग हुआ था। तो कबीरदास जी ने कई अपनी भाषा में कई शब्दों का मेल किया था। तो यानी कि सदुकड़ी नाम देने वाले कबीरदास जी की भाषा को कौन विद्वान रहे, ये भी पूछा जा सकता है। तो रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास जी की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डायरेक्टर कहा है। तो श्याम सुंदर दास जी ने कबीरदास जी को पंच में खिचड़ी का नाम दिया है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। कट कटान कपि कुंजर भारी, दुहु बुझदन तम की महामारी, ढोलत धरनी सभापत खसे, चले भाजी भय मारुत करशे। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता बताना आपको। तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? ये पंक्ति किसने लिखी है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा तुलसीदास। तुलसीदास जी की प्रमुख पंक्तियाँ रही है ये। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। नैन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस बा, दर्शन ज्योति नगहीर। जो ये पंक्तियाँ है ये किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो ये बताना है आपको। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा? तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद,
कबीरदास जी या जायसी जी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा जायसी। सूफी कवियों द्वारा लिखी गई पंक्ति है ये। बढ़ते हैं आगे। सवा बावनी नहीं, शिवा बावनी। शिवा बावनी जो कि शिवराज भूषण पर आधारित ग्रंथ है। तो किस विद्वान का है? रीतिकाल के अंतर्गत जो है भूषण कवि ने लिखा है शिवा बावनी, जिसमें शिवराज भूषण जी का जो है शिवराज भूषण की वीरता का वर्णन इसमें किया है। और इन्होंने 2 ग्रंथ प्रसिद्ध लिखे हैं। एक भूषण कवि ने जो है शिवराज भूषण, और दूसरा 76 दशक। 76 दशक में 76 राजा महाराजा के वीरता का वर्णन दिखाया है। तो शिवा बावनी में शिवराज भूषण की वीरता का वर्णन इन्होंने किया है। तो रीतिकाल के अंतर्गत जो वीरता पर कविताएं लिखने वाले कवियों में प्रमुख माने जाते हैं भूषण जी। यह भी आपको ध्यान रखना है, वीर रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं भूषण। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। नर की ओर नल नीर की गति करी जोई, जे तो नीचे है चले ते तो ऊँचे होई। यानी कि जो नर की और नल की गति एक करी जोई, यानी कि जो हमारे नल चलता है, पानी का जो नल होता है, उसकी गति जैसे जैसे हम उस नल को नीचे करते हैं उसकी गति तेज होती चल जाती है। ते तो नीचे है चले, जैसे ऊँचे होई, जैसे जैसे हम उसे नीचे करते हैं उसका पानी का बहाव और तेज होता है, ये आपको पता ही है। और इसी प्रकार से मनुष्य का स्वभाव भी होता है। जितना अधिक वे निर्मल और नरम व्यक्ति का वाला व्यक्ति होगा, जो उसका जो है उसका जो यश भी अधिक फैलता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, इसका जो पंक्तियाँ दी गई है ये किस विद्वान द्वारा लिखी गई है, किस लेखक की है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बिहारी लाल जी, जो कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। बिहारी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगली पंक्ति है, सखी वे मुझसे कह कर जाते। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सखी वे मुझसे कह कर जाते उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार रहे हैं निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला जी की रचनाएं है। एक सेकंड भाई, सॉरी भाई, सखी वे मुझसे कह कर जाते, थोड़ा कन्फ्यूज हो गई यहाँ पर हम। तो ये निराला जी की नहीं है, ये मैथिली शरण गुप्त जी की है, जो उनकी रचना हुई है। ये पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा कविता से ली गई है, जिसमें कि गौतम बुद्ध जब यशोधरा जी को छोड़कर चले जाते हैं तो यशोधरा अपनी सखियों से कहती है कि वे मुझसे कह कर जाते, बता कर जाते तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं, हिंदी कविता को छंदों की प्रीति से मुक्त कराने वाले विद्वान कौन रहे हैं, आचार्य वे लेखक कौन रहे हैं हिंदी कविताओं को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले? तो वे रहे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, क्योंकि छंद मुक्त कवियों के रचना लिखी थी निराला जी ने काफ़ी। तो उन्होंने अपनी रचनाओं को जो है छंदों से मुक्ति दिलाई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा निराला। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न है, तितली किसकी रचना है? तो तितली जो रचना है वो किस लेखक की है? तो तितली रचना है जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है तितली। उसके बाद देख लेते हैं तितली इरावती इनका अधूरा उपन्यास रहा है। उसके बाद देख लेते हैं अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र जो रचना है वो महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध रचना रही है। बढ़ते हैं आगे। एक प्रश्न और पूछा जाता है भाई, अतीत के जो चलचित्र है ये महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? ये भी कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं, किस विधा की रचना है? तो ये अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी की एक रेखा चित्र है, रेखा चित्रों का संग्रह है, और इसमें जो है कम से कम 11 रेखा चित्रों को संकलित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव जो रचना है उसके रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इस पल्लव रचना के रचयिता सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है।
बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। प्रश्न नंबर हमारा 15। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि जो नामक एक निबंध है, तो चिंतामणि निबंध के रचयिता निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल जी रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है? तो ये रचना किसकी है? ये आपको पता ही है। जन्मेजय का नागयज्ञ जो रचना है जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, हम दीवानों की क्या हस्ती है? आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। जो ये पंक्तियाँ हैं ये किसकी है? तो ये पंक्तियाँ जो है भगवती चरण वर्मा जी की है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखने वाले हुए हैं राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं आगे। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। जो ये पंक्तियाँ हैं ये पंक्तियाँ किस जो रचना से ली गई है? मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति रही है ये, और किस रचना से ली गई है? तो ये पंक्तियाँ भी जो है यशोधरा रचना से ली गई है। बढ़ते हैं आगे, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। बढ़ते हैं आगे। अगली पंक्तियाँ देख लेते हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा के हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता बताइए। तो उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन रही है? जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो आंचलिक रचनाएं आप सभी को पता है वहाँ के क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। निर्गुण भक्ति का प्रमुख कवि कौन माना जाता है? तो निर्गुण भक्ति का प्रतिनिधि कवि प्रमुख कवि कबीरदास जी रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। श्रद्धा किस कीर्ति की नायिका है? तो श्रद्धा निम्नलिखित में से कामायनी की नायिका मानी जाती है। ईशा श्रद्धा और ईड़ा श्रद्धा का चिंता काम वासना निर्वेद ये सभी जो है कामायनी के अंतर्गत 15 सर्ग दिए गए हैं। 15 सर्गों में जो है श्रद्धा नाम का भी एक सर्ग है जो कि तीसरा सर्ग है शायद, आई थिंक। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कामायनी के 15 सर्गों में श्रद्धा किस नंबर पर आता है, कौन सा सर्ग है। या फिर कामायनी के जो ये 15 के 15 सर्ग है, चिंता से शुरू होता है। सबसे पहले चिंता है, फिर आशा, चिंता आशा श्रद्धा काम वासना। इस प्रकार से 15 के 15 सर्गों को आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। ये आपका आज का होमवर्क है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। पंक्तियों के रचयिता कौन है? कि पेड़ जो है अपना फल स्वयं नहीं खाते और ना ही तालाब अपना पानी स्वयं पीते हैं। इसी प्रकार से जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं वे अपना धन स्वयं न खर्च करके दूसरों की भलाई में ही व्यतीत कर वे दे देते हैं, यानी कि उसका दान कर देते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका प्रश्न का आंसर नहीं बताया हमने। तो तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा रहीम जी। तो रहीम का दोहा प्रसिद्ध दोहा रहा है ये। उसके बाद तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता के कौन है? तो पंक्तियों से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, आजकल अधिक प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो आप लोगों को अधिक से अधिक कथन और पंक्तियों को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो एक क्लास में मैं जो है प्रमुख कथनों को भी जो आपको के सामने लेकर के आऊँगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो आप बचपन से ये जो कविता पढ़ते आ रहे हो तो बचपन से ही आप लोगों को पता है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी इस कविता की रचयिता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि का शीश चढ़ाने जिस पद जावे वीर अनेक। तो ये पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त जी माखनलाल चतुर्वेदी जी की है और मुझे तो पुष्प की अभिलाषा से ली गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं। दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ
दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत शय दिखाई देता है। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो एक नई पंक्ति आप लोगों के सामने आ गई है, जो हम पहले बहुत ही कम पढ़ी है इस पंक्ति को, क्योंकि ये इस पंक्ति के रचयिता माने जाते हैं राहुल सांसकर्तायन जी। राहुल सांसकर्तायन जी एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत जो यात्रा साहित्य लेखक रही हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो भूषण की कविता का प्रधान स्वर माना जाता है प्रस्थिपरक। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन माने जाते हैं? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता माने जाते हैं पुष्यदंत जी। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न संख्या 31, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता निम्नलिखित में से मुल्ला दाऊद जी माने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मुल्ला दाऊद ने जो रचना लिखी है वो लिखी है चंदायन, जो कि 1389 की रचना है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हैं? हिंदी के प्रथम गद्यकार लेखकों में से नाम आता है लल्लू लाल जी का, जिन्होंने प्रेम सागर नामक रचना लिखी है। उसके बाद हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताइए। तो हिंदी में जो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है वो है, आप सभी को पता है, उद्यंत मार्तन, जो कि 1826 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था और एक प्रकार से ये साप्ताहिक पत्र था। बढ़ते हैं आगे, छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? छायावाद के प्रवर्तक आपको पता ही है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, हम देख लेते हैं, अगर ये पूछ लिया जाए छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो मुकुटधर पांडे आ जाएगा। तो अगर प्रवर्तक पूछा जाएगा तो जयशंकर प्रसाद आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते किसी भी प्रकार घुमा फिराकर परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक एक प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ते हुए बार बार प्रश्नों के रिवीजन करते हुए जाना है, ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो वीडियो आपको पसंद आती है भाई, लगता है आपके कहीं ना कहीं परीक्षाओं के लिए मददगार साबित होगी, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो देख लेते हैं, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम बताइए। तो प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम, प्रगतिवाद जो है वो उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये बताया हुआ है इसमें। प्रगतिवाद प्रयोगवाद का दूसरा नाम है। तो ये कथन किस विद्वान का है? प्रश्न ये पूछा हुआ है, तो इसमें ये नहीं पूछा हुआ कि प्रगतिवाद का दूसरा नाम बताइए। तो अगर ये भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो भी आप इस कथन के माध्यम से बता सकते हो, उपयोगितावाद ही प्रगतिवाद का दूसरा नाम है। तो उपयोगितावाद को प्रगतिवाद किसने कहा है? इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, या उपयोगितावाद जो है प्रगतिवाद का दूसरा नाम है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये किस विद्वान द्वारा कहा गया है, ये कथन किसका है, ये आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी जी। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। तो आप सभी को पता है प्रेमचंद जी ने जो है मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास रहा है। उसके बाद देख लेते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। तो इन्होंने जो है उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताइए। तो आपको पता ही है, गारसा दातासी। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर हमारा 55, आशु के रचयिता कौन है? तो आशु के
जो आंसू रचना है उसके रचयिता कौन माने जाते हैं। एक सेकंड भाई, हमारे प्रश्न रह जाते थे इस पेज पर एक तो वो देख लेते हैं पहले। बेताल पचीसी, बेताल पचीसी के रचयिता कौन है, तो बेताल पचीसी सुरती मिश्र जी की प्रसिद्ध रचना है। सुहाग के नूपुर, सुहाग के नूपुर जो रचना है वो अमृतलाल नागर जी की है। उसके बाद संस्कृति के 4 अध्याय, ये जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अशोक के फूल निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। झरना आपको बताइए, झरना से जो है छायावाद की शुरुआत भी मानी जाती है, तो झरना जयशंकर प्रसाद जी का काव्य संग्रह है। भारत भारती के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उसके बाद जो कि 1912 में इन्होंने लिखी, कई बार सन भी पूछ लिया जाता है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912। दोहा कोश के रचयिता आप सभी को पता है, सिद्ध कवि सरहप्पा जी रहे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेम सागर हमने देखा ही था पीछे क्लास में, लल्लू लाल जिन्होंने गद्य हिंदी का गद्य साहित्य लेखन का प्रयास किया था। उसके बाद देख लेते हैं आगे। पंचपनवेश्वर कहानी के लेखक कौन है, तो पंचपनवेश्वर कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी रही है, और मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी थी। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लगभग कितनी कहानियाँ लिखी गई। तो तोड़ती पत्थर कविता के रचयिता कौन है, तोड़ती पत्थर जो है निराला जी की प्रसिद्ध रचना रही है। उसके बाद आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न संख्या हमारी आ गई 50 प्रश्न आज की क्लास में अभी तक हम कर चुके हैं। तो देखते हैं आगे कितने प्रश्न और हम करेंगे। तो हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है, तो हार की जीत जो कहानी है वो किस लेखक की है, ये आपको बताइए। ये जो कहानी है ये सुदर्शन जी की है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। उसके बाद रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, तो रानी केतकी की कहानी निम्नलिखित में से ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित कहानी है। तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन रहे हैं, ईशा अल्लाह खां। उसके बाद शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे जो है बाल मुकुंद गुप्त से संबंधित रचना है। उसके बाद देख लेते हैं रसिक प्रिया के रचयिता कौन है, तो रसिक प्रिया के रचयिता जो है केशवदास जी माने जाते हैं। रीतिकाल के अंतर्गत भी इनका स्थान आता है, और जो है रीतिकाल के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं ये, और जो है भक्ति काल में भी उन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं लिखी है। तो बढ़ते हैं आगे। कुटुज के रचयिता कौन है, कुटुज जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न हमारा। एक सेकंड भाई, अगला प्रश्न है हमारा आंसू काव्य के रचनाकार। आंसू जो काव्य है वो किसकी रचना है, वो है जयशंकर प्रसाद जी की। उसके बाद चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, उक्त पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो रहीम जी इस पंक्तियों के रचयिता माने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अमिया हलाल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार, इन पंक्तियों के रचयिता रहे हैं रसलीन जी। उसके बाद देख लेते हैं आगे। जब जब होई धर्म की हानि बड़े असुर धर्म अभिमानी, इन पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो इन पंक्तियों के रचयिता रहे हैं तुलसीदास जी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नाही अदमाई, जो ये पंक्तियाँ है ये किस की है, तो ये पंक्तियाँ जो है इन पंक्तियों के रचयिता भी जो है ये तुलसीदास जी माने जाते हैं भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब जब होए धर्म की हानि, सॉरी भाई, परहित सरिस धर्म नाही भाई, और पर पीड़ा सम नाही समानी, इन दोनों पंक्तियों के रचयिता तुलसीदास जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों पंक्तियों को ध्यान से पढ़ करके जाना है, क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो दो पंक्तियों के रचयिता कौन है, तुलसीदास जी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगली पंक्ति है रक्त है या है नसों में शुद्र पानी, जांच कर तो शीश के देकर जवानी, जो इन पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो इन पंक्तियों के रचयिता रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिवस का अवसान
दिवस हुआ अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे धीरे। यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है, इन पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इन पंक्तियों के रचयिता रहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 62। सांझ बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर पाप। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो कबीरदास जी हैं। उसके बाद अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन माने जाते हैं? सर्वश्रेष्ठ पूछा हुआ है, कई बार ये प्रश्न मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर सर्वप्रथम पूछ लिया जाए तो आंसर हो जाएगा हमारा कुंभनदास। अगर सर्वश्रेष्ठ पूछा जाता है तो सर्वश्रेष्ठ में आंसर होगा हमारा सूरदास। इन दो शब्दों को आपको ध्यान से समझते हुए पढ़ लेना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। अष्टचाप का सर्वश्रेष्ठ कवि पूछा हुआ है या सर्वप्रथम पूछा हुआ है, दोनों प्रकार से ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। रामचरितमानस की भाषा बताइए। तो रामचरितमानस की जो भाषा रही है वो अवधी भाषा रही है। मैंने आपको तुलसीदास जी की जितनी भी ये रचनाएं हैं उनकी भाषा की कौन सी रचना किस भाषा में है, मैंने ट्रिक के साथ आपको कराया हुआ है। आई होप आपको याद होगा। तो भूषण किस रस के कवि है? तो भूषण निम्नलिखित में से वीर रस के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं रीतिकाल के अंतर्गत, और रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं भूषण जी। उसके बाद हिंदी का आदि कवि कौन माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि पूछा हुआ है। तो हिंदी का आदि कवि माना जाता है निम्नलिखित में स्वयंभू जी, क्योंकि राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को ही माना है। किन्होंने माना है? राम कुमार वर्मा ने। वैसे ये अपभ्रंश भाषा के भी प्रथम कवि माने जाते हैं स्वयंभू जी। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा तोड़ती पत्थर किसकी कविता है? तो तोड़ती पत्थर निम्नलिखित में से जो कविता है वो किसकी है, ये आपको बताना है। एक सेकेंड भाई, कुछ प्रश्न रह गए थे हमारे, पहले उनको देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो हरिशंकर परसाई जी जो है व्यंग्य लेखककार रहे हैं। आपका बंटी रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प चुनिए। तो आपका बंटी जो है एक मनोवैज्ञानिक समस्या पर आधारित ये उपन्यास रहा है, और जो है किस समस्या को उजागर किया है ये आपको बताना है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा इसमें तलाक से जुड़ी हुई जो बाल समस्या को दर्शाया है, को उजागर किया है। हिंदी पत्रिका कादम्बनी के लेखक कौन? कादम्बनी के संपादक पूछा हुआ है भाई। जो पत्रिका होती है उनके संपादक होते हैं। तो कादम्बनी के संपादक कौन माने जाते हैं? कादम्बनी के संपादक माने जाते हैं निम्नलिखित में से। प्रश्न संख्या हमारी 70 आ गई, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राजेंद्र अवस्थी जी। राजेंद्र अवस्थी रहेंगे। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर आपको पता ही है किस रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो दिनकर जी यहाँ पर हम देखेंगे तो दिनकर एक राष्ट्रीय धारा के कवि रहे हैं, वो वीर रस के प्रमुख कवियों में शामिल है। बढ़ते हैं आगे। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला को निम्नलिखित में से किस प्रकार का कवि माना जाता है? तो एक क्रांतिकारी कवि माना जाता है निराला को, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र जी द्वारा रचित है? तो पुनर्वास, सेवा सदन, परख और एक दा नैमिषारण्य, जो ये इनका जैनेन्द्र जी का परख उपन्यास है, जैनेन्द्र जी का है परख, सुनीता, त्यागपत्र, तीनों उपन्यास जैनेन्द्र जी के प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। कविवर कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो जो ये पुस्तक है कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया ये पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राजा लक्ष्मण सिंह ने।
राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया है। उसके बाद किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, आप सभी को पता है। जॉर्ज ग्रियर्सन व श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा है। सूरदास के गुरु का नाम बताइए, तो सूरदास के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य जी। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, तो कामायनी जो है एक महाकाव्य है, हिंदी का महाकाव्य माना जाता है, जिसमें 15 सर्ग है और जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक महाकाव्य है। बढ़ते हैं आगे। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि को जाता है, तो बिहारी को जाता है गागर में सागर भरने का कार्य। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प चुनिए, तो भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या या राजनीति समस्या या मनोवैज्ञानिक समस्या। तो महाभोज जो उपन्यास हुआ है मनु भंडारी जी का, वो किस प्रकार की समस्या को इसमें उजागर किया है, तो इसमें राजनीति समस्या को उजागर किया है। बढ़ते हैं आगे। वापसी किस विधा की रचना है, जो उषा प्रियवंदा जी की जो रचना है वापसी, वापसी जो है उषा प्रियवंदा जी की एक कहानी विधा की रचना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। तोड़ती पत्थर किसकी कविता है, तोड़ती पत्थर अभी हमने पढ़ा था भाई, निराला की कविता है। कैसी कविता है ये पूछा हुआ है, कैसी किस प्रकार की कविता है, तो तोड़ती पत्थर एक जो है हमें यहाँ पर यथार्थवादी कविता के रूप में देखने को मिलती है। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु के संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए, तो रेणु जी के संबंध से सही प्रदेश का जो नाम हमें चुनना है, तो रेणु जी का जन्म कहाँ हुआ, तो ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा बिहार, पूर्णिया जिला बिहार। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या हमारी 84। विद्यापति की पदावली किस की भाषा बताइए, तो आप सभी को पता है विद्यापति ने मैथिली भाषा में अपनी पदावली की रचना की है। और डैश को उग्र कहते हैं, पांडे बेचन शर्मा जी को उग्र कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, तो बिहारी जो है राजा जय सिंह के दरबारी कवि रहे हैं बिहारी जी। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है, तो शेष कादम्बरी के रचयिता रहे हैं, शेष कादम्बरी जो रचना है वो किसकी रचना है ये आपको बताना है, तो अलका सारावागी की रचना मानी जाती है शेष कादम्बरी, अलका सारावागी। इसकी जो और अन्य रचना, एक और रचना बाया बाईपास भी प्रसिद्ध रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता, तो राग दरबारी उपन्यास जो है श्री लाल शुक्ल जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। पूस की रात की कहानी के रचयिता आप सभी को पता है प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी रही है पूस की रात। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। ध्रुव शिवामणी नाटक के रचयिता, तो ध्रुव शिवामणी नाटक के रचयिता रही है जयशंकर प्रसाद जी। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने जो है लगभग 90 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, और जो हमारे बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम जो है भाग 2 के अंतर्गत कंप्लीट कर लेंगे। संपूर्ण हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए आज की क्लास की हम यही जो है समाप्ति करते हैं, क्योंकि अगर और आगे प्रश्नों को करेंगे तो काफ़ी सारे प्रश्न अभी बचे हुए, वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। लगभग इस जो श्रेणी में लगभग जो है 170 प्लस प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, तो और बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास भाग 2 में करने की कोशिश करेंगे। तो ये वही अधिकतर प्रश्न है जो पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और ये सामान्य हिंदी से संबंधी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए सभी बच्चों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। टीजीटी पीजीटी बच्चों के लिए तो है ही, साथ ही और किसी परीक्षा में भी, जैसे कि यूपी पुलिस की परीक्षा हुई या यूपीएससी परीक्षा हुई या फिर और अन्य वीडियो की परीक्षा हुई, काफ़ी सारी ऐसी परीक्षाएं जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधी, सामान्य हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो उन सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।